बच्चों, तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 14 गुणन खंडन इसकी प्रश्नावली 14.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ भाग 1 से लेके भाग 8 तक व्यंजक दिए गए हैं। इनके हमें गुणनखंड करने हैं। अब बच्चों, जैसे भाग 1 में हम देख रहे हैं कि यह व्यंजक a का वर्ग धन 8a धन 16 है। यहाँ पर बच्चों प्रथम पद a का वर्ग है और अंतिम पद तृतीय पद बच्चों यह 4 का वर्ग है। भाग 2 में अगर हम व्यंजक देखें तो इसमें प्रथम पद यह वर्ग है, p का वर्ग है और अंतिम पद यह 5 का वर्ग है। भाग 3 के व्यंजक में अगर हम देखें, प्रथम पद यह 5m का वर्ग है और अंतिम पद यह 3 का वर्ग है। भाग 4 के व्यंजक में अगर हम देखें, प्रथम पद यह 7y का वर्ग है और अंतिम पद यह 6z का वर्ग है। भाग 5 को अगर हम देखें, प्रथम पद यह 2x का वर्ग है, अंतिम पद 4 यह 2 का वर्ग होता है। भाग 6 के व्यंजक में देखें, प्रथम पद यह 11b का वर्ग है और अंतिम पद यह 4c का वर्ग है। भाग 8 के व्यंजक में अगर हम देखें, यह a का वर्ग है और अंतिम पद b का वर्ग है। प्रथम पद a का वर्ग है, अंतिम पद b वर्ग का वर्ग है। तो बच्चों, यहाँ पर भाग 7 को छोड़कर सभी व्यंजकों के प्रथम पद पूर्ण वर्ग हैं और अंतिम पद पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि बच्चों भाग 1 में 4 का वर्ग 16 होता है, a का वर्ग यह a का वर्ग होता है। भाग 2 में p का वर्ग यह p वर्ग होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। भाग 3 के लिए 5m का वर्ग, इसको हम 5m गुणा 5m कह सकते हैं और 5 गुणा 5 25 होता है, 25m का वर्ग। 3 का वर्ग यह 9 होता है। भाग 4 के लिए 7y इसका वर्ग 7y गुणा 7y होगा, 7 गुणा 7 49, y गुणा y y वर्ग यह 49y वर्ग होगा। 6z का वर्ग 6z गुणा 6z, मतलब यह 6 गुणा 6 36, z गुणा z वर्ग, तो यह 36z वर्ग होता है। भाग 5 के लिए 2x का वर्ग, 2x को 2 बार गुणा करेंगे, 2x गुणा 2x यह 4x वर्ग होता है। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। भाग 6 के लिए 11v का वर्ग, 11b गुणा 11b होगा, 11 गुणा 11 121 होता है, b गुणा b यह b वर्ग होता है। 4c का वर्ग यह 4c गुणा 4c होगा, 4 गुणा 4 16 होता है, c गुणा c वर्ग होता है। भाग 8 के लिए a का वर्ग, इसको बच्चों हम a की घात 2 गुणा 2 कह सकते हैं, मतलब यह a की घात 4। b का वर्ग, इसको बच्चों हम b की घात 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, घातांक के नियम से यह b की घात 4 होगा। अब बच्चों हम बीच वाले पद को अगर देखें तो भाग 1 में यह धनात्मक है, भाग 2 में यह ऋणात्मक है, भाग 3 में धनात्मक है, भाग 4 में यह धनात्मक है, भाग 5 में यह ऋणात्मक है, भाग 6 में यह ऋणात्मक है और भाग 8 में धनात्मक है। बच्चों, यहाँ पर 2 सर्व समीकरणों के उपयोग से इनके गुणनखंड को करेंगे। अब ये दोनों सर्व समीकरण क्या हैं बच्चों? यह सर्व समीकरण यह हैं, a प्लस b का वर्ग बच्चों यह a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है। बच्चों यह सर्व समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। a ऋण b का वर्ग, यह बच्चों a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग होता है, इसको हम सर्व समीकरण 2 कहेंगे। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें,
इन सर्व समीकरणों के दाएं पक्ष को अगर हम देखें तो दाएं पक्ष में पहला पद a का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद b का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और बीच का पद धनात्मक है। द्वितीय सर्व समीकरण के दाएं पक्ष में पहला यह पूर्ण वर्ग है, a का वर्ग है, अंतिम यह पूर्ण वर्ग है, b का वर्ग है, और बीच का पद ऋण 2ab है। और बच्चों यहाँ पर जो बीच का पद है धनात्मक है प्रथम सर्व समीकरण में, और 2 गुणा a गुणा b है। प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणनखंड है इससे संबंधित है। इसी तरह से नंबर 2 की जो सर्व समीकरण है इसमें ऐसा ही है, लेकिन बीच का जो पद है यह ऋणात्मक है। तो बच्चों भाग 7 को अगर हम छोड़ देते हैं, सभी भाग इनके जो गुणनखंड करने हैं इनके जो रूप हैं यह या तो सर्व समीकरण 1 के दाएं पक्ष का रूप है या सर्व समीकरण 2 के दाएं पक्ष का रूप है। तो बच्चों पहले हम रूप पहचानेंगे, फिर हम सर्व समीकरण के उपयोग से इनके गुणनखंड करेंगे। चलिए बच्चों एक एक करके अब हम सभी के गुणनखंड कर लेते हैं। पहले हम भाग 1 के गुणनखंड कर लेते हैं। भाग 1 में बीजीय व्यंजक दिया गया है a वर्ग धन 8a धन 16। बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a का वर्ग धन, पहले हम अंतिम जो पद है 16 इसका पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, 4 का वर्ग। अब बच्चों जो बीच का पद है इसके लिए हम सर्व समीकरण 1 के रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दाएं पक्ष को अगर हम देखें तो इसमें धनात्मक 2ab है, तो धन तो यहाँ पहले से है, 2 हम रख लेते हैं। a का मतलब प्रथम पद से संबंधित है ये, इसका गुणनखंड यानी a रखेंगे यहाँ, और b का मतलब तृतीय पद का गुणनखंड यह है बच्चों 4 का वर्ग, 4 गुणा 4, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों a का वर्ग धन 8a धन 16 को हम a का वर्ग धन 2 गुणा a गुणा 4 धन 4 का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों अब ये किस रूप में आ गया है? अब ये सर्व समीकरण 1 के दाएं पक्ष के रूप में आ गया है, जहां पर a बराबर a है और b बराबर 4 है। अब बच्चों सर्व समीकरण 1 हम जानते हैं कि क्या है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग होता है। इसका बच्चों हम उपयोग कर लेते हैं, तो तुलना करने पर a बराबर a और b बराबर 4 आता है। तो बच्चों a का वर्ग धन 8a धन 16, इसको हम a धन b का वर्ग लिख सकते हैं। a यहाँ पर a है, b यहाँ पर 4 है, तो यह बच्चों a धन 4 का वर्ग होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है p का वर्ग ऋण 10p धन 25। बच्चों पहले तो हम रूप देख लेते हैं। यहाँ पर हम सर्व समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। अब क्यों सर्व समीकरण 2 का उपयोग करेंगे? क्योंकि पहला पद पूर्ण वर्ग है, तृतीय पद अंतिम पद पूर्ण वर्ग है, और बीच वाला पद यह ऋणात्मक है। यह 2 गुणा p गुणा 5 के रूप का है। तो बच्चों इसको हम p का वर्ग ऋण 2 गुणा p गुणा 5 लिख सकते हैं, धन 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो बच्चों p का वर्ग ऋण 10p धन 25 बराबर, इसको हम p का वर्ग ऋण 2 गुणा p गुणा 5 धन 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों यह सर्व समीकरण 2 के दाएं पक्ष के रूप में आ गया है। हम जानते हैं कि सर्व समीकरण 2 का दाएं पक्ष यह a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और बच्चों यह a ऋण b का वर्ग होता है। बच्चों इससे हम तुलना कर लेते हैं, a बराबर p है और यहाँ पर b बराबर 5 है। तो बच्चों
p का वर्ग ऋण 10p धन 25 बराबर यह a ऋण b का वर्ग होगा। a यहाँ पर p है, ऋण b यहाँ पर 5 है, तो बच्चों यह p ऋण 5 का वर्ग होगा। बच्चों p ऋण 5 का वर्ग मतलब p ऋण 5 p ऋण 5। तो बच्चों यह इसका उत्तर होगा। p वर्ग ऋण 10p धन 25 के गुणनखंड p ऋण 5 का वर्ग या p ऋण 5 p ऋण 5 होंगे। अब बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें व्यंजक दिया गया है 25m का वर्ग धन 30m धन 9। बच्चों प्रथम पद पूर्ण वर्ग है, यह 5m का वर्ग है। अंतिम पद पूर्ण वर्ग है, यह 3 का वर्ग है। और बीच वाले पद को हम, द्वितीय पद को हम 2 गुणा 5m गुणा 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों स्पष्ट रूप से यह सर्वसमीका 1 का दाएं पक्ष का रूप है। यहाँ पर बच्चों a बराबर 5m है और b बराबर 3 है। तो बच्चों सर्वसमीका a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग होता है। इससे तुलना कर लेते हैं। हम पाते हैं कि a बराबर 5m है और b बराबर 3 है। तो बच्चों इस सर्वसमीका के उपयोग से अब हम कह सकते हैं कि 25m का वर्ग धन 30m धन 9 बराबर यह a प्लस b का वर्ग, मतलब a क्या है 5m है, धन b क्या है 3 है, तो 5m धन 3 का वर्ग होगा। बच्चों यह इसके गुणनखंड होंगे। और 5m धन 3 का वर्ग, इसको हम 5m धन 3 5m धन 3 भी लिख सकते हैं। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें व्यंजक दिया गया है 49y का वर्ग धन 84yz धन 36z का वर्ग। बच्चों यहाँ पर प्रथम पद 49y का वर्ग, यह 7y का वर्ग पूर्ण वर्ग है, धन बच्चों अंतिम पद को हम लिखेंगे 36z वर्ग को, इसको हम 6z का वर्ग लिखेंगे। द्वितीय पद 84yz को बच्चों हम इसको 2 गुणा 7y गुणा 6z लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको हम तुलना कर लेते हैं सर्वसमीका 1 से। सर्वसमीका 1 से तुलना क्यों करेंगे? क्योंकि प्रथम पद पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद पूर्ण वर्ग है, बीच का पद धनात्मक है। तो बच्चों सर्वसमीका 1 से तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि a यहाँ पर 7y है और बच्चों b यहाँ पर 6z है। तो बच्चों 49y वर्ग धन 84yz धन 36z वर्ग, इसको हम बच्चों क्योंकि यह सर्वसमीका a का दाएं पक्ष का रूप है, हम इसको बायां पक्ष लिख सकते हैं a धन b का वर्ग। a यहाँ पर 7y है, धन b यहाँ पर 6z है, तो यह 7y धन 6z का वर्ग होगा। बच्चों यह इसके गुणनखंड होंगे, इसको हम 7y धन 6z 7y धन 6z भी लिख सकते हैं। बच्चों अब भाग 5 करते हैं। बच्चों भाग 5 में हमें गुणनखंड करने हैं इस बीजीय व्यंजक के 4x का वर्ग ऋण 8x धन 4। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम पद पूर्ण वर्ग है, यह 2x का वर्ग है। ऋण 8x को बच्चों अभी हम लिखेंगे। अंतिम पद 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग है। अब बीच के पद को लिखेंगे ऋण 8x को बच्चों हम 2 गुणा 2x गुणा 2 लिख सकते हैं। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यह अब द्वितीय सर्वसमीका के दाएं पक्ष के रूप में आ गया है। बच्चों सर्वसमीका 2 से तुलना कर लेते हैं। तो इससे तुलना करने पर यहाँ पर a बराबर 2x है और b बराबर यह 2 है। तो बच्चों सर्वसमीका 2 के उपयोग से 4x का वर्ग ऋण 8x धन 4, यह a ऋण b का वर्ग होगा। a यहाँ पर 2x है और b यहाँ पर 2 है,
तो यह 2x ऋण 2 का वर्ग होगा। अब बच्चों 2x ऋण 2, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम पद 2 गुणा x है और द्वितीय पद 2 गुणा 1 है। तो बच्चों सार्व गुणनखंड 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो कोष्टक के अंदर पहले पद में बच जाता है x और दूसरे पद में 1 बच जाता है। तो इसको 2 कोष्टक x ऋण 1 लिखेंगे। बच्चों इसकी घात 2 है, घातांक के नियम से अब यह 2 की घात 2 और x ऋण 1 की घात 2 होगा। बच्चों 2 की घात 2 को हम 4 लिखते हैं, x ऋण 1 की घात 2। तो बच्चों 8x वर्ग ऋण 8x धन 4 के गुणनखंड 4 कोष्टक x ऋण 1 की घात 2 होंगे। बच्चों भाग 6 करते हैं। इसमें बीजीय व्यंजक दिया गया है 121b वर्ग ऋण 88bc धन 16c वर्ग। बच्चों पहले पद को हम 11b का वर्ग लिख सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग है। ऋण बच्चों इस द्वितीय पद को हम 2 गुणा 11b गुणा 4c लिख सकते हैं। 2 गुणा 11 22 होता है, 22 गुणा 4 88 होता है, 88bc धन 16c वर्ग, इसको हम 4c का वर्ग लिख सकते हैं। तो बच्चों यह हम देख रहे हैं क्योंकि बीच वाला पद ऋणात्मक है, पहला पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद पूर्ण वर्ग है, तो यह सर्वसमीका 2 के दाएं पक्ष का रूप है। तो बच्चों सर्वसमीका 2 क्या है? a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इससे तुलना करने पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a बराबर 11b है और b बराबर 4c है। तो बच्चों हम 121b वर्ग ऋण 88bc धन 16c का वर्ग, इसको हम a ऋण b का वर्ग कह सकते हैं। a यहाँ पर 11b रख लेते हैं, ऋण b को यहाँ पर 4c रख लेते हैं, तो यह 11b ऋण 4c का वर्ग होगा। तो बच्चों 121b वर्ग ऋण 88bc धन 16c वर्ग, इसके गुणनखंड 11b ऋण 4c का वर्ग होंगे और इसको हम 11b ऋण 4c 11b ऋण 4c भी लिख सकते हैं। बच्चों भाग 7 करते हैं। भाग 7 के हमें गुणनखंड करने हैं। इसमें बीजीय व्यंजक दिया गया है l धन m का वर्ग ऋण 4lm। बच्चों यहाँ पर संकेत दिया गया है, पहले l धन m वर्ग को प्रसारित कीजिए। बच्चों इसको हम प्रसारित करेंगे सर्वसमीका 1 से। बच्चों l धन m का वर्ग, हम जानते हैं कि सर्वसमीका 1 क्या है? यह a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होती है। अब बच्चों l धन m का वर्ग, इसको प्रसारित कर लेते हैं। यहाँ पर l को a मानेंगे और m को b मानेंगे। तो बच्चों यह l का वर्ग धन 2lm धन m का वर्ग लिखेंगे ऋण 4lm। बच्चों अब इसको आगे हम l का वर्ग, अब यहाँ पर 2lm ऋण 4lm, यह समान पद हैं, तो बच्चों इनको हम ऋण 2lm लिखेंगे क्योंकि धन का 2lm है और ऋण के 4lm है, तो इनको सरल करने पर ऋण 2lm आएगा धन m का वर्ग। बच्चों सर्वसमीका 2 के उपयोग से हम कह सकते हैं कि a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग होता है। तो बच्चों यहाँ पर सर्वसमीका 2 का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर l a होगा और m b होगा। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे a ऋण b का वर्ग, a को l रखेंगे, ऋण b को हम m रखेंगे, तो यह l ऋण m का वर्ग हो जाता है। तो बच्चों l धन m का वर्ग ऋण 4lm, इसके गुणनखंड l ऋण m का वर्ग होंगे। बच्चों भाग 8 करते हैं। इसमें हमें गुणनखंड करने हैं a की घात 4 धन 2a वर्ग b वर्ग धन b की घात 4 के। बच्चों पहले पद को हम a का वर्ग लिख सकते हैं,
धन द्वितीय पद को हम 2 गुणा ए वर्ग गुणा बी वर्ग लिख सकते हैं, धन तृतीय पद को हम बी का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों सर्व समीका एक हम जानते हैं क्या है, यह ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग बराबर ए धन बी का वर्ग होता है। बच्चों इससे हम इसको तुलना करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर पहला पद ए का वर्ग है, तो बच्चों सर्व समीका एक से तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए का वर्ग होगा और बी बराबर बी का वर्ग होगा। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ए धन बी का वर्ग, यहाँ पर ए क्या है, ए का वर्ग है, धन बी क्या है, बी का वर्ग है, इसका वर्ग होगा। तो बच्चों यह इसके गुणनखंड होंगे, तो ए की घात 4 धन 2a वर्ग बी वर्ग धन बी की घात 4, इसके गुणनखंड ए का वर्ग धन बी का वर्ग होंगे। इसको बच्चों आगे हम ए का वर्ग धन बी का वर्ग दूसरे कोष्टक में ए वर्ग धन बी वर्ग लिख सकते हैं, यह इसके गुणनखंड होंगे। बच्चों प्रश्न 2 करते हैं, इसमें दिया गया है गुणनखंड कीजिए। बच्चों पहले भाग 1 लिख लेते हैं। भाग 1 में व्यंजक दिया गया है 4p का वर्ग ऋण 9q का वर्ग। बच्चों पहला पूर्ण वर्ग है और द्वितीय पद भी पूर्ण वर्ग है। इस व्यंजक में केवल 2 पद हैं, तो पहले पद को हम 2p का वर्ग लिखेंगे ऋण, दूसरे पद को हम 3q का वर्ग लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर जो सर्व समीका प्रयोग में लाई जाएगी, यह सर्व समीका नंबर 3 है। यह ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर एक कोष्टक में एक ए ऋण बी लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में ए धन बी लिखेंगे। तो सर्व समीका 3 यहाँ पर हम उपयोग में लाएंगे। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी ए धन बी। कहाँ पर ये सर्व समीका उपयोग में लाई जाएगी, तो बच्चों पहचान यह है कि 2 पद होंगे और पहले पद का पूर्ण वर्ग होगा और दूसरे पद का पूर्ण वर्ग होगा। पहला पद पूर्ण वर्ग होगा और बच्चों दूसरा पद भी पूर्ण वर्ग होगा, यह इसकी पहचान होगी। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी ए धन बी, इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों जैसे भाग 1 में पहला पद पूर्ण वर्ग है, यह 2p का वर्ग है, दूसरा पद पूर्ण वर्ग है, यह 3q का वर्ग है और इनके बीच में ऋणात्मक और इनके बीच में ऋण चिन्ह है। तो बच्चों स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह सर्व समीका लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए ऋण बी ए धन बी होता है। तो बच्चों इसके उपयोग से अब हम इसको आगे हम 2p ऋण 3q लिख सकते हैं और दूसरे कोष्टक में 2p धन 3q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a 2p है और b 3q है। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 63 a का वर्ग ऋण 112 b का वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रथम पद है 63 a का वर्ग, यह पूर्ण वर्ग नहीं है और द्वितीय पद 112 b का वर्ग, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें a वर्ग यह पूर्ण वर्ग है, b वर्ग यह पूर्ण वर्ग है, लेकिन 63 और 112 इसकी वजह से पहला पद पूर्ण वर्ग और दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है। हम यह देखेंगे क्या यहाँ पर जो पदों के संख्यात्मक मान हैं इनमें कुछ सार्व गुणनखंड है। तो बच्चों 63 और 112 में हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड 7 है। तो बच्चों यहाँ पर 7 इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो बच्चों 7 सार्व गुणनखंड बाहर निकालने से अब पहले पद में 9a का वर्ग बच जाता है और द्वितीय पद में 7 को बाहर लेने से 16b का वर्ग बच जाता है, क्योंकि बच्चों 63 को हम 7 गुणा 9 लिख सकते हैं और 112 को 16 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो सार्व गुणनखंड 7 को बाहर निकालेंगे तो कोष्टक के अंदर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे 9a का वर्ग ऋण 16b का वर्ग। अब बच्चों इसको हम देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर जो पहला पद है यह पूर्ण वर्ग है, यह 3a का वर्ग है, ऋण दूसरा पद भी पूर्ण वर्ग है, यह 4b का पूर्ण वर्ग है। अब बच्चों यहाँ पर हम
जो सर्व समीका उपयोग में लाएंगे यह सर्व समीका 3 होगी। 3 इस सर्व समीका से हम कह सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। तो बच्चों इस सर्व समीका के उपयोग से हम 7 को ऐसे ही लिखेंगे और यह जो कोष्टक के अंदर है इसको हम सर्व समीका 3 के उपयोग से 3a ऋण 4b और दूसरे कोष्टक में 3a धन 4b लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम 7 3a ऋण 4b 3a धन 4b लिखेंगे। तो बच्चों 63a का वर्ग ऋण 112b का वर्ग, इसके गुणनखंड 7 कोष्टक 3a ऋण 4b दूसरे कोष्टक में 3a धन 4b यह होंगे। भाग 3 करते हैं बच्चों। इसमें व्यंजक दिया गया है 49x वर्ग ऋण 36। बच्चों पहले पद को हम 7x का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, ऋण 36 को हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका 3 का उपयोग करेंगे। यह a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b है। बच्चों इससे तुलना कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि a को 7x और b को 6 मान सकते हैं। तो बच्चों इसको आगे हम 7x ऋण 6 7x धन 6 लिखेंगे। तो बच्चों 7x ऋण 6 7x धन 6 यह इसके गुणनखंड होंगे। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है 16x की घात 5 ऋण 144x की घात 2। बच्चों 16x की घात 5 इसको हम 16 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2 लिख सकते हैं। ऋण 144 को हम 16 गुणा 9 लिख सकते हैं गुणा x की घात 3। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। बच्चों इन दोनों पदों में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 उभयनिष्ठ है और x की घात 3 उभयनिष्ठ है। तो 16 x की घात 3 को बाहर निकाल लेते हैं। पहले पद में x की घात 2 बच जाता है ऋण, दूसरे पद में बच्चों 9 बच जाता है। अब बच्चों कोष्टक के अंदर हम देख रहे हैं कि x का वर्ग पहला पद पूर्ण वर्ग है, ऋण 9 यह पूर्ण वर्ग है, यह 3 का वर्ग है। तो बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका उपयोग में लाएंगे a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। बच्चों इसके उपयोग से इसके तुलना करने से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a x है और b 3 है। तो बच्चों इसको आगे हम लिख सकते हैं 16x की घात 3 कोष्टक के अंदर x वर्ग ऋण 3 वर्ग, इसको हम x ऋण 3 x धन 3 कह सकते हैं सर्व समीका 3 के उपयोग से। तो बच्चों 16x की घात 5 ऋण 144x की घात 3 इसके गुणनखंड 16x की घात 3 x ऋण 3 x धन 3 होंगे। बच्चों भाग 5 में दिया गया है l धन m का वर्ग ऋण l ऋण m का वर्ग, इसके गुणनखंड बच्चों हम 2 तरीके से कर सकते हैं। बच्चों पहले तरीके में हम सर्व समीका 1 का उपयोग करेंगे। इसके उपयोग से l धन m का वर्ग, यह l का वर्ग धन 2lm धन m का वर्ग लिखेंगे। ऋण कोष्टक के अंदर हम दूसरी सर्व समीका का उपयोग से कह सकते हैं कि यह l का वर्ग ऋण 2lm धन m का वर्ग होगा। अब बच्चों इसको आगे हम l का वर्ग धन 2ml धन m का वर्ग, बच्चों कोष्टक को खोलेंगे तो यह ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा होगा। तो ऋण l का वर्ग ऋण गुणा ऋण 2lm यह धन 2lm होगा। ऋण गुणा m का वर्ग यह ऋण m का वर्ग होगा। बच्चों l वर्ग से l वर्ग यहाँ पर कट जाता है क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। इसी तरह से m वर्ग और m वर्ग धनात्मक और ऋणात्मक होने से यह कट जाता है। तो बच्चों इसको आगे हम 2ml धन 2lm यानी कि 2ml धन 2ml यानी यह 4ml होगा। इसको हम 4ml या 4lm कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने सर्व समीकाएं उपयोग में लाई हुई हैं यह a प्लस b का, यह a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग
यह उपयोग में लाई हुई है। और दूसरी सर्व समीका a ऋण b का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, इसको उपयोग में लाया गया है। बच्चों अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, यह क्या है। यहाँ पर बच्चों हम तीसरी सर्व समीका का उपयोग करेंगे। यह a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b है। बच्चों यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि a बराबर l धन m है और b बराबर l ऋण m है। तो बच्चों इसको आगे हम लिख सकते हैं a ऋण b l धन m। बच्चों इसको कोष्टक में लिखेंगे, ऋण l ऋण m, इसको भी हम कोष्टक में लिखेंगे। दूसरे कोष्टक में हम a धन b लिखेंगे, तो l धन m इसको कोष्टक में लिखेंगे, धन l ऋण m इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। अब बच्चों कोष्टकों को खोल लेते हैं। बच्चों l धन m ऋण कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा होगा तो ऋण l धन m हो जाता है। दूसरे कोष्टक में l धन m, यह धन कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा होगा तो धन l ऋण m हो जाता है। अब बच्चों प्रथम कोष्टक में l से l कट जाता है, m धन m यह 2m होता है गुणा, द्वितीय कोष्टक में m से m कट जाता है, l धन l यह 2l होगा, 2 गुणा 2 4 होता है, m गुणा l ml होता है। तो बच्चों इसके गुणनखंड 4ml होंगे। दोनों विधियों से, दोनों तरीकों से हमने देखा है कि यह गुणनखंड समान हैं, 4ml हैं। बच्चों भाग 7 में व्यंजक दिया गया है 9x वर्ग y वर्ग ऋण 16। बच्चों प्रथम पद यह 3xy का वर्ग है, क्योंकि 3xy का वर्ग यह 3xy गुणा 3xy होगा, 3 गुणा 3 9 होता है, x गुणा x x वर्ग, y गुणा y y वर्ग। तो बच्चों 9x वर्ग y वर्ग इसको हम 3xy का वर्ग लिखेंगे, 16 यह 4 का वर्ग होता है। तो बच्चों 9x वर्ग y वर्ग ऋण 16 इसको हम 3xy का वर्ग ऋण 4 का वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों सर्व समीका 3 का उपयोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर यह सर्व समीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। इससे अगर हम तुलना करें तो बच्चों हम पाते हैं कि a बराबर 3xy है, b बराबर 4 है, तो इसको हम 3xy ऋण 4, दूसरे कोष्टक में 3xy धन 4 लिखेंगे। बच्चों 9x वर्ग y वर्ग ऋण 16 के गुणनखंड 3xy ऋण 4 3xy धन 4 होंगे। अब हम अगला भाग 7 करते हैं। भाग 7 में हमें गुणनखंड करने हैं x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग, यह कोष्टक में लिखा गया है ऋण z वर्ग के। बच्चों यहाँ पर हम यह पहला पद देख रहे हैं, यह कोष्टक में है, यह व्यंजक है। इस व्यंजक को हम सर्व समीका 1 के उपयोग से कह सकते हैं कि यह x ऋण y का वर्ग होगा, क्योंकि सर्व समीका 1 क्या कहती है, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग। तो बच्चों a को x रखेंगे, b को y रखेंगे, तो यह प्रथम जो व्यंजक है कोष्टक के अंदर यह x ऋण y का वर्ग हो जाता है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x ऋण y का वर्ग ऋण z का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रथम जो पद है व्यंजक है इसके लिए सर्व समीका 1 का उपयोग किया है। a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग। तो इस वजह से x वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग यह x ऋण y का वर्ग होगा, ऋण z का वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर हम उपयोग में ला सकते हैं सर्व समीका नंबर 3, जो कि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होती है। बच्चों यहाँ पर a x ऋण y होगा और b z होगा। तो सर्व समीका 3 के उपयोग से इसको आगे हम a कोष्टक में a ऋण b, यानी a क्या है x ऋण y ऋण b मतलब ऋण z, दूसरे कोष्टक में हम a धन b लिखेंगे, a को x ऋण y लिखेंगे, धन b को z लिखेंगे। तो बच्चों x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग
ऋण जेड वर्ग, इसके गुणनखंड एक्स ऋण वाई ऋण जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण वाई धन जेड होंगे। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में व्यंजक दिया गया है 25a वर्ग ऋण 4b वर्ग धन 28bc ऋण 49c वर्ग। बच्चों इस व्यंजक में 4 पद हैं। प्रथम पद यह पूर्ण वर्ग है, यह 5a का पूर्ण वर्ग है। बच्चों इसके आगे हम देख रहे हैं कि 3 पद और हैं। इन 3 पद में प्रथम पूर्ण वर्ग है बच्चों, अंतिम पूर्ण वर्ग है। प्रथम 2b का वर्ग है, अंतिम पद 7c का पूर्ण वर्ग है। तो बच्चों पहले तो हम इसको जो 25a वर्ग है इसको 5a का वर्ग लिख लेते हैं। अब बच्चों हमें यह जो 3 पद बचे हुए हैं इनमें लग रहा है कि यह सर्वसमीका 1 या 2 हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ऋण को बाहर निकाल लेते हैं, ऋण 1 को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब ऋण को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऋण को बाहर निकालने से बच्चों कोष्टक के अंदर अब 4b का वर्ग यह ऋणात्मक है तो यह बच्चों धनात्मक हो जाता है, क्योंकि इससे हमने ऋण बाहर निकाल लिया है। अब बच्चों धन 28bc, इससे ऋण कैसे बाहर निकालें, क्योंकि हम जानते हैं कि धन बराबर होता है ऋण गुणा ऋण। ऋण को बाहर निकाल लिया तो यहाँ ऋण बचेगा, तो ऋण 28bc बच्चों यहाँ पर बचेगा। और ऋण 49c वर्ग, यहाँ से ऋण बाहर निकाला तो यहाँ धन 49c वर्ग बचेगा, क्योंकि बच्चों ऋण गुणा ऋण बराबर धन होता है और ऋण गुणा धन बराबर धन होता है। तो हमने ऋण अगर बाहर निकाला तो ऋण 4b का वर्ग, इसमें से ऋण बाहर निकाला तो 4b वर्ग रह गया, धनात्मक रह गया। धन को हम ऋण गुणा ऋण लिख सकते हैं। एक ऋण बाहर निकाला तो एक ऋण बच गया, ऋण 28bc बच गया। ऋण को हम ऋण गुणा धन लिख सकते हैं, ऋण बाहर निकाला तो यहाँ धन बच जाएगा, धन 49c का वर्ग। अब बच्चों यह कुछ थोड़ा आसान हो गया है, इसको आगे हम 5a का वर्ग लिखेंगे ऋण। अब कोष्टक के अंदर हम देख रहे हैं कि यह प्रथम पद 2b का वर्ग है। ऋण 28bc को हम 2 गुणा 2b गुणा 7c लिख सकते हैं, धन 49c का वर्ग, यह 7c का वर्ग होगा। अब बच्चों यह सर्वसमीका 2 के दाएं पक्ष के रूप में आ गया है। सर्वसमीका 2 क्या है बच्चों, यह a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग होती है। तो बच्चों इससे तुलना करने पर a यहाँ पर 2b है और b यहाँ पर 7c है। तो बच्चों इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं 5a का वर्ग ऋण कोष्टक के अंदर, इसको हम a ऋण b का वर्ग, एक a मतलब 2b ऋण b मतलब 7c लिखेंगे, 2b ऋण 7c का वर्ग लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर इसको आगे हम 5a का वर्ग ऋण 2b ऋण 7c का वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यह सर्वसमीका 3 का रूप बन गई है। सर्वसमीका 3 क्या है बच्चों, यह a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b या a ऋण b, एक कोष्टक में a ऋण b लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में a धन b लिखेंगे। अब बच्चों इस सर्वसमीका के उपयोग से हम कह सकते हैं कि a यहाँ पर 5a है और b यहाँ पर 2b ऋण 7c है। तो बच्चों इसको हम 5a ऋण कोष्टक 2b ऋण 7c लिख सकते हैं और दूसरे कोष्टक में बच्चों हम 5a धन कोष्टक 2b ऋण 7c लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें कोष्टक को खोलना होगा। कोष्टक के अंदर जो कोष्टक है इसको आगे हम 5a ऋण को कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा करेंगे तो ऋण 2b धन 7c हो जाता है। दूसरे कोष्टक के अंदर 5a धन को कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा करेंगे तो यह धन 2b ऋण 7c हो जाता है।
तो बच्चों 25 ए वर्ग ऋण 4 बी वर्ग धन 28 बी सी ऋण 49 सी वर्ग, इसके गुणनखंड 5 ए ऋण 2 बी धन 7 सी 5 ए धन 2 बी ऋण 7 सी होंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बच्चों भाग 1 में व्यंजक दिया गया है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स। बच्चों यहाँ पर ए एक्स वर्ग धन बी एक्स दो पद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल x उभयनिष्ठ है। तो बच्चों x को अगर हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि बच्चों ए एक्स वर्ग यह a गुणा x होगा और द्वितीय पद बी एक्स यह b गुणा x होगा। अगर हम x को बाहर निकाल लेते हैं तो प्रथम पद में a गुणा x बचता है, इसको हम ax लिखेंगे, धन द्वितीय पद में x को बाहर निकालने से b बच जाता है। तो बच्चों ए एक्स वर्ग धन बी एक्स, इसके गुणनखंड x ए एक्स धन b होंगे। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में व्यंजक दिया गया है 7p वर्ग धन 21q वर्ग। बच्चों 7p वर्ग, इसको हम 7 गुणा p लिखेंगे। 21q वर्ग, इसको हम 7 गुणा 3 गुणा q लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड एक तो 7 है और बच्चों और कोई गुणनखंड सार्व गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों 7 को बाहर निकालने से प्रथम पद में p गुणा p बच जाता है, मतलब p का वर्ग लिखेंगे, धन द्वितीय पद में 3 गुणा q बच जाता है, तो इसको 3q वर्ग लिखेंगे। तो बच्चों 7p वर्ग धन 21q वर्ग, इसके गुणनखंड 7p वर्ग धन 3q वर्ग होंगे। बच्चों भाग 3 कर लेते हैं। भाग 3 में हमें व्यंजक दिया गया है 2x की घात 3 धन 2xy वर्ग धन 2xz वर्ग। बच्चों 2x की घात 3 को हम 2 गुणा x लिखेंगे। 2xy वर्ग, इसको हम 2 गुणा x गुणा y लिख सकते हैं। और 2xz वर्ग, इसको हम 2 गुणा x गुणा z लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या है इन तीनों पदों में, तो यह बच्चों हम देख रहे हैं कि 2 है और x है, तो दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं। 2x हम बाहर निकाल लेते हैं इस सार्व गुणनखंड को। तो बच्चों कोष्टक के अंदर पहले पद से बचेगा x गुणा x, तो बच्चों इसको x वर्ग लिखेंगे, और दूसरे पद से बचेगा y गुणा y, तो बच्चों इसको y वर्ग लिखेंगे, और तीसरे पद से बचेगा z गुणा z, बच्चों इसको z वर्ग लिखेंगे। बच्चों भाग 3 के गुणनखंड 2x कोष्टक x वर्ग धन y वर्ग धन z वर्ग कोष्टक बंद यह होंगे। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में गुणनखंड हमने करने हैं am वर्ग धन bm वर्ग धन bn वर्ग धन an वर्ग। बच्चों इसको हम पुनः समूहन विधि से करेंगे, क्योंकि हम प्रथम 2 पद में देख रहे हैं कि m वर्ग यहाँ पर उभयनिष्ठ है, और अंतिम 2 पद में हम देख रहे हैं कि n वर्ग यहाँ पर उभयनिष्ठ है। प्रथम 2 पद से m वर्ग, इस सार्व गुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक के अंदर a धन b लिखेंगे, धन n वर्ग को बाहर निकाल लेते हैं, तो कोष्टक के अंदर b धन a लिखेंगे। बच्चों इसको आगे हम m वर्ग कोष्टक a धन b धन n वर्ग, अब कोष्टक के अंदर b धन a को हम a धन b लिख सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड a धन b है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों दूसरे कोष्टक के अंदर पहले पद से m वर्ग बच जाता है, धन दूसरे पद से n वर्ग बच जाता है, तो m वर्ग धन n वर्ग लिखेंगे। तो बच्चों भाग 4 के लिए गुणनखंड a धन b m वर्ग धन n वर्ग होंगे। बच्चों भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है lm धन l धन m धन 1। बच्चों lm धन l, इसको कोष्टक में दिया गया है। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पद हैं और इन दोनों पदों में l सार्व गुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं।
बच्चों हम कोष्टक के अंदर m धन 1 लिखेंगे। धन बच्चों यहाँ पर m धन 1, m के गुणनखंड हम कह सकते हैं कि m गुणा 1 हो सकते हैं, और 1 के गुणनखंड यानी 1 को हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 1 उभयनिष्ठ है, 1 सार्व गुणनखंड है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक के अंदर क्योंकि m गुणा 1 है तो m बचेगा, धन 1 गुणा 1 है, 1 हमने बाहर निकाल लिया है, तो बच्चों 1 बचेगा। अब बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड m धन 1 है, तो m धन 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक के अंदर पहले पद से l बच जाएगा और दूसरे पद से 1 बच जाएगा। तो बच्चों lm धन l धन m धन 1, इसके गुणनखंड m धन 1 l धन 1 होंगे। बच्चों भाग 6 करते हैं। भाग 6 में हमें व्यंजक दिया गया है y कोष्टक y धन z धन 9 कोष्टक y धन z। बच्चों इस व्यंजक में यहाँ पर दो पद हैं, दोनों व्यंजक हैं। तो बच्चों पहले व्यंजक में हम देख रहे हैं और दूसरे व्यंजक में हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड यह y धन z है। तो बच्चों y धन z को बाहर निकाल लेते हैं। तो कोष्टक के अंदर पहले व्यंजक से y बचेगा धन, दूसरे व्यंजक से 9 बचेगा। तो बच्चों इसके गुणनखंड y धन z y धन 9 होंगे। बच्चों भाग 7 करते हैं। भाग 7 में व्यंजक दिया गया है 5y का वर्ग ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। इसको बच्चों हम इसके गुणनखंड पुनः समूहन विधि से करेंगे। इसको हम 5y का वर्ग ऋण 20y धन 2yz ऋण 8z लिख सकते हैं। बच्चों प्रथम दो पद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सार्व गुणनखंड 5y होंगे। बच्चों पहले पद से y बच जाएगा और दूसरे पद से यह 4 बच जाएगा, क्योंकि 20y बराबर 5 गुणा 4 गुणा y होगा। 5y को हमने बाहर निकाला तो दूसरे पद से 4 बच जाएगा। धन अंतिम दो पद इनमें से बच्चों हम कह सकते हैं कि सार्व गुणनखंड 2z है, क्योंकि बच्चों 2yz को 2 गुणा y गुणा z लिख सकते हैं। 2z बाहर निकालने से y बच जाता है। ऋण 8z को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा z लिख सकते हैं। जो 2z को बाहर निकालेंगे तो बच्चों 2 गुणा 2 रह जाता है, तो 2 गुणा 2 को 4 लिखेंगे। तो बच्चों द्वितीय पद से यहाँ 4 बच जाएगा। अब बच्चों इन दोनों पदों में से हम देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड y ऋण 4 को बाहर निकाल लेते हैं। तो y ऋण 4 को बाहर निकालने से अब प्रथम पद में से 5y रह जाता है, धन द्वितीय पद में से 2z रह जाता है। तो बच्चों इसके गुणनखंड y ऋण 4 5y धन 2z होंगे। बच्चों भाग 8 करते हैं। इसमें व्यंजक दिया गया है 10ab धन 4a धन 5b धन 2। बच्चों इसको हम पुनः समूहन विधि से करेंगे। प्रथम दो पद में बच्चों हम देख रहे हैं कि 2a उभयनिष्ठ है, तो 2a को हम बाहर निकालेंगे, यानी 2a जो सार्व गुणनखंड है प्रथम पद और द्वितीय पद का, इसको बाहर निकालने से बच्चों अब प्रथम पद में 5b रह जाता है, धन द्वितीय पद में 2 रह जाता है। धन बच्चों यहाँ पर हम 5b धन 2 यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। हम मान सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ है। एक को बाहर निकाल लेते हैं तो बच्चों 5b को 5b गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। एक को बाहर निकालने से प्रथम पद में 5b शेष रह जाता है, धन 2 गुणा 1 1 से बाहर निकालने से 2 शेष रह जाता है। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों पदों में 5b धन 2 यह सार्व गुणनखंड है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने से प्रथम पद में 2a रह जाता है, द्वितीय पद में 1 रह जाता है। तो बच्चों इसके गुणनखंड 5b धन 2 2a धन 1 होंगे। बच्चों अब हम भाग 9 करते हैं। भाग 9 में बच्चों हमने गुणनखंड करने हैं 6xy ऋण 4y धन 6 ऋण 9x के। बच्चों यहाँ पर हम पदों को पहले व्यवस्थित कर लेते हैं,
फिर इसको हम पुनः समूहन विधि से करेंगे। तो बच्चों 6xy के साथ हम ऋण 9x रखेंगे, इसका समूह बना लेते हैं। और बच्चों ऋण 4y इसके साथ हम धन 6 रखेंगे, इसका समूह बना लेते हैं। तो बच्चों पुनः समूहन विधि से अब इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि प्रथम दो पद इसमें उभयनिष्ठ 3x है, तो 3x इस सार्व गुणनखंड को बाहर निकालने से प्रथम पद में बच्चों अब यह 2y रह जाता है। ऋण 9x से 3x बाहर निकालने से बच्चों यहाँ पर 3 रह जाता है। अब बच्चों अंतिम दो पद में हम देख रहे हैं ऋण 2 उभयनिष्ठ है। ऋण 2 को बाहर निकालने से बच्चों, क्योंकि ऋण 4y को हम ऋण 2 गुणा y लिख सकते हैं, ऋण 2 बाहर निकाल लिया है तो बच्चों 2y बच जाता है। अब बच्चों धन 6 को हम ऋण 2 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं, ऋण 2 को बाहर निकालने से ऋण 3 बच्चों रह जाता है। तो बच्चों 3x 2y ऋण 3 ऋण 2 2y ऋण 3, यहाँ पर दो व्यंजक हैं, इन दोनों व्यंजकों के सार्व गुणनखंड 2y ऋण 3 है। बच्चों इसको बाहर निकाल लेते हैं तो कोष्टक के अंदर पहले व्यंजक से 3x रह जाता है, ऋण दूसरे व्यंजक से 2 रह जाता है। तो बच्चों इसके गुणनखंड 2y ऋण 3 3x ऋण 2 होंगे। प्रश्न 4 गुणनखंड कीजिए। बच्चों भाग 1 में दिया गया है a की घात 4 ऋण b की घात 4। बच्चों a की घात 4 को हम a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका 3 का इस्तेमाल करेंगे। यह a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होती है। तो बच्चों इसके उपयोग से अब इसको आगे हम a वर्ग ऋण b वर्ग दूसरे कोष्टक में a वर्ग धन b वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों a वर्ग ऋण b वर्ग, इसको सर्व समीका 3 से हम a ऋण b a धन b कहेंगे और a वर्ग धन b वर्ग इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों a की घात 4 ऋण b की घात 4, इसके गुणनखंड a ऋण b a धन b a वर्ग धन b वर्ग होंगे। बच्चों भाग 2 में व्यंजक दिया गया है p की घात 4 ऋण 81। बच्चों p की घात 4 को हम p की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ऋण 81 को बच्चों हम 9 की घात 2 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सर्व समीका 3 के उपयोग से सर्व समीका 3 क्या है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। बच्चों इसके उपयोग से अब हम इसको आगे लिख सकते हैं p वर्ग ऋण 9 दूसरे कोष्टक में p वर्ग धन 9। अब बच्चों p वर्ग ऋण 9, इसको हम p का वर्ग ऋण 3 का वर्ग लिख सकते हैं। आगे हम p वर्ग धन 9 इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों p वर्ग ऋण 3 वर्ग, इसको हम सर्व समीका 3 के उपयोग से, क्योंकि यह सर्व समीका क्या है, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। बच्चों इसके उपयोग से p वर्ग ऋण 3 वर्ग, इसको हम p ऋण 3 p धन 3 लिख सकते हैं और p वर्ग धन 9 को लिखेंगे। तो बच्चों p की घात 4 ऋण 81 के गुणनखंड p ऋण 3 p धन 3 p का वर्ग धन 9 होंगे। बच्चों भाग 3 में हमें व्यंजक दिया गया है x की घात 4 ऋण y धन z की घात 4। बच्चों इसको आगे हम x की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं और y धन z की घात 4, इसको हम y धन z की घात 2 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सर्व समीका 3 हम उपयोग में लाएंगे। यह a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होती है। बच्चों इसके उपयोग से अब इसको आगे हम x का वर्ग यह a है, y धन z का वर्ग यह b है, तो एक कोष्टक में a ऋण b मतलब x का वर्ग ऋण कोष्टक y धन z का वर्ग लिखेंगे और बच्चों दूसरे कोष्टक में a धन b मतलब x का वर्ग धन y धन z का वर्ग लिखेंगे।
अब बच्चों x का वर्ग ऋण y धन z का वर्ग, यहाँ पर फिर से हम सर्व समीका 3 का उपयोग करेंगे। a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। बच्चों इसके उपयोग से अब हम x वर्ग ऋण y धन z का वर्ग, इसको हम एक कोष्टक में x ऋण कोष्टक y धन z लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में बच्चों हम x धन कोष्टक y धन z लिखेंगे। और बच्चों x वर्ग धन y धन z का वर्ग इसको लिखेंगे। अब आगे हम कोष्टक खोल लेते हैं। तो x ऋण ऋण गुणा होगा प्रत्येक पद से कोष्टक के अंदर, तो यह ऋण y ऋण z हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में x धन धन गुणा होगा कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से, तो यह धन y धन z हो जाता है। तो x ऋण y ऋण z, x धन y धन z, और बच्चों x का वर्ग धन y धन z का वर्ग लिखेंगे। तो बच्चों x की घात 4 ऋण y धन z की घात 4 के गुणनखंड, x ऋण y ऋण z, दूसरे कोष्टक में x धन y धन z, तीसरे कोष्टक में x का वर्ग धन y धन z, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसका वर्ग यह होंगे। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें हमें गुणनखंड करने हैं x की घात 4 ऋण x ऋण z की घात 4 के। बच्चों x की घात 4 को हम x की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ऋण x ऋण z की घात 4 को हम x ऋण z की घात 2 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका 3 का उपयोग करेंगे। यह a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होती है। बच्चों इसके उपयोग से अब इसको आगे हम x का वर्ग ऋण x ऋण z का वर्ग, दूसरे कोष्टक में x का वर्ग धन x ऋण z का वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम फिर से इस सर्व समीका का उपयोग करेंगे। a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b a धन b। बच्चों इसके उपयोग से अब यह x ऋण कोष्टक x ऋण z, दूसरे कोष्टक में x धन कोष्टक x ऋण z लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर यह जो कोष्टक में लिखा हुआ है, पहला x वर्ग ऐसे ही लिखेंगे धन x ऋण z का वर्ग, यहाँ पर हम सर्व समीका उपयोग में लाएंगे सर्व समीका नंबर 2 को, जो कि a ऋण b का वर्ग बराबर, हम जानते हैं कि यह a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग होता है। तो इस सर्व समीका के उपयोग से x ऋण z का वर्ग, इसको हम x का वर्ग ऋण 2xz धन z का वर्ग लिख सकते हैं। बच्चों x ऋण z, इसको हम x ऋण को कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से गुणा कर लेते हैं, तो यह ऋण x धन z हो जाता है। दूसरे कोष्टक में x धन को कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से गुणा करते हैं, तो यह धन x ऋण z हो जाता है। आगे हम x वर्ग धन x वर्ग को 2x वर्ग लिखेंगे, ऋण 2xz धन z वर्ग। बच्चों x से x कट जाता है, तो बच्चों यहाँ पर z बचता है, तो बच्चों z लिखेंगे और x धन x 2x होता है, 2x ऋण z लिखेंगे और 2x वर्ग ऋण 2xz धन z वर्ग इसको लिखेंगे। तो बच्चों x की घात 4 ऋण x ऋण z की घात 4 के गुणनखंड z कोष्टक 2x ऋण z, 2x वर्ग ऋण 2xz धन z वर्ग होंगे। बच्चों भाग 5 में दिया गया है a की घात 4 ऋण 2a वर्ग b वर्ग धन b की घात 4, इसके गुणनखंड करेंगे। बच्चों a की घात 4 को हम a की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ऋण 2a वर्ग b वर्ग को 2 गुणा a वर्ग गुणा b वर्ग लिखेंगे, धन b की घात 4 को हम b की घात 2 की घात 2 लिखेंगे। बच्चों सर्व समीका 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यह a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग है। बच्चों यह जो हमारा जिसके हमने गुणनखंड करने हैं, अब यह इस रूप में आ गया है, सर्व समीका 2 के दाएं पक्ष के रूप में आ गया है। तो बच्चों दायां पक्ष क्या है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b का वर्ग है। बच्चों यहाँ पर a की जगह a वर्ग है और b की जगह b वर्ग है, तो बच्चों
ए वर्ग वर्ग ऋण 2a वर्ग b वर्ग धन b वर्ग वर्ग को हम a वर्ग ऋण b वर्ग का वर्ग लिख सकते हैं इस सर्व समीका के उपयोग से। अब बच्चों सर्व समीका 3 से हम जानते हैं, क्योंकि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b a धन b होता है। तो बच्चों यहाँ पर a वर्ग ऋण b वर्ग को हम a ऋण b a धन b लिखेंगे। इसको बच्चों हम कोष्टक में लिखेंगे और इसका वर्ग। अब बच्चों घातांक के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं कि घातांक का नियम a b का वर्ग बराबर a वर्ग b वर्ग होता है। तो बच्चों यहाँ पर a ऋण b इस पर वर्ग लगेगा, a धन b इस पर वर्ग लगेगा। तो बच्चों भाग 5 के लिए गुणनखंड a ऋण b का वर्ग a धन b का वर्ग यह होंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बच्चों पहले तो हम यह जो व्यंजक दिए गए हैं इनके गुणनखंड करने हैं, इनको समझ लेते हैं किस प्रकार के रूप हैं ये व्यंजक। बच्चों यहाँ पर हम एक सर्व समीका लिख लेते हैं, x धन a x धन b बराबर x का वर्ग धन कोष्टक में a धन b x धन ab। बच्चों यह सर्व समीका नंबर 4 है। यहाँ पर बच्चों इन तीनों भाग के व्यंजकों में हम देख रहे हैं कि प्रथम पद यह वर्ग है, p का वर्ग है, द्वितीय भाग में q का वर्ग यह वर्ग है, तृतीय पद में p का वर्ग यह वर्ग है। बच्चों अंतिम पद यह वर्ग नहीं है। 8 किसी का वर्ग नहीं होता, इसी तरह से 21 किसी का वर्ग नहीं होता, यह 16 बच्चों यहाँ पर 4 का वर्ग होता है। लेकिन बच्चों इसको हम सर्व समीका 1 या 2 का रूप नहीं दे सकते, नहीं कह सकते कि यह सर्व समीका 1 या 2 का रूप है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम पद है यह ऋणात्मक है। उन दोनों सर्व समीकाओं में अंतिम पद यानी यह b का वर्ग होता है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो तीनों व्यंजक हैं यह सर्व समीका 4 के रूप हैं। बच्चों इनका गुणनखंड कैसे करेंगे यह हम समझ लेते हैं। बच्चों यह तीनों व्यंजक यह x का वर्ग धन px धन q इस प्रकार के व्यंजक हैं। बच्चों यहाँ पर q के 2 गुणनखंड होंगे, q के गुणनखंड a और b होंगे। q को हम a गुणा b लिख सकते हैं और बच्चों p इस प्रकार होगा कि p को हम a धन b लिख सकते हैं। तो बच्चों अब यह x का वर्ग धन p को हम a धन b लिख सकते हैं, तो यह a धन b x हो जाता है, धन q यह a गुणा b है। तो बच्चों इसको हम x का वर्ग धन ax धन bx धन ab लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों धन a धन b x को हम गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से, तो बच्चों यह धन ax धन bx हो जाता है। अब बच्चों पुनः समूहन विधि से हम प्रथम 2 पद में देख रहे हैं कि सार्व गुणनखंड x है, तो बच्चों प्रथम पद से x बच जाता है, धन द्वितीय पद से a बच जाता है। इसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे धन तृतीय और चतुर्थ पद से बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b सार्व गुणनखंड है, तो बच्चों कोष्टक के अंदर x लिखेंगे, धन a लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x धन a सार्व गुणनखंड है। दूसरे कोष्टक के अंदर बच्चों हम यहाँ पर x लिखेंगे, x बच जाता है, धन b लिखेंगे, द्वितीय पद से दूसरे पद से b बच जाता है। तो बच्चों इस तरह से x का वर्ग धन px धन q के गुणनखंड x धन a x धन b होंगे, क्योंकि बच्चों x का वर्ग धन a धन b x धन ab यह बच्चों जो सर्व समीका 4 है यह इसका दाहिना पक्ष है, तो इसको हम x धन a x धन b लिखेंगे। लेकिन बच्चों यह जो किस प्रकार के गुणनखंड है, यह x का वर्ग धन px धन q इस प्रकार के गुणनखंड है।
यहाँ पर क्यू ए गुणा बी होना चाहिए और पी ए धन बी होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसके गुणनखंड एक्स धन ए एक्स धन बी होंगे। अब बच्चों भाग एक करते हैं। भाग एक में दिया गया है पी का वर्ग धन 6p धन 8। बच्चों 8 जो कि q है, इस 8 को हम a गुणा b लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। और बच्चों हम देख रहे हैं कि 4 धन 2 बराबर यह 6 है। तो बच्चों हम p का वर्ग धन 6 को हम 4 धन 2 लिखेंगे, p धन 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम p का वर्ग, p को हम कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो 4p धन 2p हो जाता है, धन 4 गुणा 2। बच्चों इसको आगे हम p का वर्ग, अब धन को हम कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से गुणा करेंगे तो धन 4p धन 2p हो जाता है, धन 4 गुणा 2। बच्चों इसको आगे हम प्रथम दो पद से हम देख रहे हैं कि p उभयनिष्ठ है, तो बच्चों कोष्टक के अंदर p का वर्ग, इसको p गुणा p लिखेंगे तो p बाहर निकाल लिया, p बचेगा, धन 4p से p को बाहर निकाला 4 बचेगा। बच्चों यहाँ पर 2p धन 4 गुणा 2, हम देख रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ है, 2 को बाहर निकालने से p बच जाता है, धन 4 बच जाता है। बच्चों अब हम देख रहे हैं कि यह p धन 4 उभयनिष्ठ है, तो p धन 4 को बाहर निकालने से बच्चों कोष्टक के अंदर p धन 2 लिखेंगे, क्योंकि पहले व्यंजक में से p बच जाता है, दूसरे व्यंजक में से 2 बच जाता है p धन 4 को बाहर निकालने से। तो बच्चों p का वर्ग धन 6p धन 8, इसके गुणनखंड p धन 4 p धन 2 होंगे। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें व्यंजक दिया गया है q का वर्ग ऋण 10q धन 21। बच्चों यहाँ पर 21 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं 7 गुणा 3। 7 गुणा 3 बराबर 21 होता है, और बच्चों 7 धन 3 बराबर यह 10 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों यह जो बीच वाला पद है, इसको हम यानी ऋण 10q को हम ऋण 7q ऋण 3q लिख सकते हैं। ऋण 7q ऋण 3q यह ऋण 10q होता है। बच्चों यह हमने कहाँ से इसका संबंध बनाया, क्योंकि 21 बराबर 7 गुणा 3 और 7 धन 3 बराबर 10। तो बच्चों ऋण 10q को हम ऋण 7q ऋण 3 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 21 को हम ऋण 7 गुणा ऋण 3 भी कह सकते हैं, और बच्चों ऋण 7 ऋण 3 यह ऋण 10 होता है। तो बच्चों ऋण 10 को हम ऋण 7 ऋण 3 लिखेंगे, यानी ऋण 10q को हम ऋण 7q ऋण 3q लिखेंगे। तो बच्चों इसको आगे हम q का वर्ग ऋण 7q ऋण 3q धन 21 लिखेंगे। बच्चों प्रथम दो पद में से हम q बाहर निकाल लेते हैं तो q ऋण 7 बच जाता है। अंतिम दो पदों में से 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो बच्चों ऋण 3 बाहर निकाल लिया तो q बचा, और धन 21 को हम ऋण 7 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं। ऋण 3 को बाहर निकाल लिया है तो बच्चों यहाँ ऋण 7 बचेगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि q ऋण 7 यह सार्व गुणनखंड है, q ऋण 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बच्चों दूसरे कोष्टक के अंदर q ऋण 3 इसको हम लिखेंगे, क्योंकि q ऋण 7 बाहर निकाला, q बचा, और दूसरे व्यंजक से 3 बचेगा, ऋण 3 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि q वर्ग ऋण 10q धन 21 के गुणनखंड q ऋण 7 q ऋण 3 होंगे। चलिए बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें व्यंजक दिया गया है p का वर्ग धन 6p ऋण 16। बच्चों यहाँ पर ऋण 16 दिया गया है, यह जो अचर है ऋण 16 है, इसके गुणनखंड हम बच्चों ऋण 8 गुणा 2 लिखेंगे। बच्चों इसको 2 गुणा ऋण 8 या ऋण 8 गुणा 2 लिखेंगे। इसको बच्चों हम 8 गुणा ऋण 2 भी लिख सकते हैं। तो ऋण 16 को हम
8 गुणा ऋण 2 लिख लेते हैं। अब बच्चों हमने ऋण 8 गुणा 2 या 8 गुणा ऋण 2, यह इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर बीच का पद क्या है। यह धन 6p है, यानी धनात्मक संख्या बड़ी लेनी होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे कि 8 ऋण 2 बराबर 6 होता है, क्योंकि अगर हम ऋण 8 धन 2 लिखेंगे तो यह बच्चों ऋण 6 होगा, लेकिन यहाँ पर धन 6 दिया गया है, बीच के पद में संख्यात्मक मान धन 6 है, तो 8 ऋण 2 बराबर 6 लिखेंगे। तो बच्चों ऋण 16 बराबर 8 गुणा ऋण 2 और 8 ऋण 2 बराबर 6। तो बच्चों 6 को हम 8 ऋण 2 लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम p का वर्ग, अब धन 6p, 6p को बच्चों हम 8p ऋण 2p लिख सकते हैं। तो 6p को हम धन 6p को हम धन 8p ऋण 2p लिखेंगे, ऋण 16। अब बच्चों प्रथम दो पद से हम देख रहे हैं कि p सार्वगुणनखंड है, तो p को बाहर निकालने से अब कोष्टक के अंदर पहले पद में p बच जाता है और दूसरे पद में 8 बच जाता है। अब बच्चों यहाँ पर ऋण 2p ऋण 16, यहाँ पर बच्चों हम ऋण 2 इसको इस सार्वगुणनखंड को बाहर लेंगे। अब बच्चों ऋण 2p क्या है, यह ऋण 2 गुणा p है। हमने ऋण 2 को बाहर निकाल लिया तो p बचेगा। बच्चों ऋण 16 क्या है, 8 गुणा ऋण 2 है, ऋण 2 को हमने बाहर निकाल लिया है, तो बच्चों यहाँ पर धन 8 बचेगा। तो इस तरह से p का वर्ग धन 6p ऋण 16 बराबर p कोष्टक p धन 8 ऋण 2 कोष्टक p धन 8। अब यहाँ पर दो व्यंजक हैं, इन दोनों व्यंजकों में हम देख रहे हैं कि p धन 8 यह सार्वगुणनखंड है। इसको बाहर निकाल लेते हैं तो बच्चों कोष्टक के अंदर पहले व्यंजक में से p बच जाएगा, दूसरे व्यंजक में से ऋण 2 बच जाएगा, इसको लिखेंगे। तो बच्चों p का वर्ग धन 6p ऋण 16, इसके गुणनखंड p धन 8 p ऋण 2 होंगे। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।